आज की कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ पे तलवारबाज ही राज किया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ और यहाँ पे एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो कि इन तलवारबाजों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था और वो एक गुलाम की जिंदगी जी रहा था। सो कहानी स्टार्ट होती है और हम ये फैन को देखते हैं जो कि अपने मॉम टैंक से उनके साथ आज के दिन रहने की बात कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी माँ का बर्थडे होता है। अब माँ अपने बेटे से कुछ भी कहे उससे पहले यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम ये हाव होता है और ये कुलिंग वोंग से होता है। कुलिंग के जितने भी लोग होते हैं वो शक्तिशाली होने के साथ साथ पावरफुल भी होते हैं, जिन्हें तलवार की शिक्षा दी जाती है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। लेकिन जो लोग आम लोग होते हैं, कुलिंग वोंग के लोगों का गुलाम बनकर रहना पड़ता था और जो लोग इनके खिलाफ जाते थे उन्हें ये जान से मार डालते थे। ये फै की माँ टैंग भी कुलिंग के 37 तलवारबाज की गुलाम थी और इसीलिए ये लोग यहाँ पे उसकी माँ को ले जाने के लिए आए थे। इनकी सच्चाई जानने के बाद भी ये फैंग बहुत ही मासूमियत के साथ इन सभी से रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग इसकी माँ को एक दिन उसके साथ रहने की इजाजत दे दें। लेकिन ये लोग तो बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं। वो ये फैंग की बातों को बहुत ही अजीब तरीके से लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक दिन तुम्हारे माँ के साथ रहने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारी माँ को हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्योंकि तुम्हारी माँ गुलाम हुई तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ के साथ मजा तो उतना ही आएगा ना। ये सुनकर ये फैंग को काफी गुस्सा आता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो इनके सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि वो बच्चा होता है। इसके बाद इन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ये फैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और उसे जानवरों के आगे फेंकने की बात करने लगते हैं। ये सुनकर टैंक को काफी बुरा लगता है अपने बच्चे के लिए और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वह इन सभी की शर्तों को मान लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे को जीवित रहने दो, इसके लिए तुम सब जो चाहो वो मैं कर दूंगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद टैंक अपने बच्चे को एक दूसरी जगह पे सुलाती है और उससे माफी मांग रही होती है। तभी यहाँ पे ये लोग भेड़िए की तरह आते हैं और उसे झपट कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पूरी रात वो उसके साथ गलत काम करते हैं। सुबह में जब ये फैंग की आंखें खुलती है और वो अपनी माँ को इस हालत में देखता है तब उसे काफी ज्यादा बेबस महसूस होता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उन लोगों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टैंग उससे मना कर देती है और कहती है कि हम गुलाम हैं और यही हमारी किस्मत है। ये फैंग कहता है कि मैं अपनी बुरी किस्मत पूरी तरीके से बदल दूंगा और उन लोगों से बदला लेकर रहूंगा। तभी यहाँ पे मास्टर ली आते हैं और टैंग की हालत को देखते हुए वो उसके बेटे को शिक्षा देने की बात करते हैं। क्योंकि मास्टर ली भी कुलिंग के लोगों से परेशान थे, इसलिए वो ये फैंग की मदद करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये फैंग के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे ये फैंग बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे समय बीता है और मास्टर ली के आदेश का पालन करते करते ये फैन बहुत ही बड़ा हो जाता है। साथ ही वो बहुत सारे तकनीक भी सीख लेता है और काफी अच्छा कर रहा होता है। मास्टर ली दूर से उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये इतनी जल्दी सभी चीजों को सीखता है, मैं तो अपनी टाइम में इतना समय लगाता था। ये फैंग जब अपने मास्टर ली को इस तरीके से अपने आप को देखते हुए देखता है तब वो उनके पास आता है और कहता है कि आप मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या मैं आपको पसंद आ रहा हूँ। ये सुनकर मास्टर ली उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो वो बहुत ही ज्यादा रूड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी उन लोगों की नजर पहाड़ पे जाती है, जहाँ पे वो कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कुलिंग वोंग के सैनिक होते हैं, जो कि आम लोगों को मारने के बाद उसे पहाड़ी से फेंक रहे होते हैं। ये देखकर तो ये फैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उन लोगों से बदला लेने की बात करता है। तब मास्टर उसे गुस्से में कोई भी डिसीजन लेने से रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि मंच पे जो हम प्रोग्राम देखते हैं उस प्रोग्राम को लोगों को पसंद कराने के लिए उस पर्दे के पीछे कितना समय और कितने लोगों की मेहनत लगी होती है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच लेनी चाहिए और युद्ध करने से पहले युद्ध के बारे में सभी चीजें सीख लेनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये सुनकर ये फैंग कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ गुरुजी, लेकिन उन लोगों से बदला लेने के लिए मुझे और कितना इंतजार करना होगा। अगर आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत देते हो तो कुछ ही टाइम के बाद कुलिंग वर्ग में तलवारबाज की कंपटीशन होने वाली है और वहाँ पे मैं कुलिंग बनकर जा सकता हूँ। इस सुनकर मास्टर ली कहते हैं कि अगर तुम अपना ध्यान अच्छी तरीके से रख सकती हो और इन सारी चीजों को अकेले ही हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। ऐसा कहते हुए वो मैजिक करते हैं और एक जादुई तलवार प्रकट हो जाती है। फिर वो येन फैन को दे देते हैं और कहते हैं कि ये 10,000 साल पुरानी जादुई तलवार है, ये तुम्हारी मदद तुम्हारे जंग में करेगी, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना मेरे आशीर्वाद की तरह। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो उस तलवार को लेकर पहाड़ से नीचे आने लगता है। मास्टर ली ये फैंग को जाते हुए देखते हैं और वो आशा करते हैं कि ये फैंग के साथ सभी चीजें अच्छी हो जाए। सीन कट होता है और अगले सीन में हम मार्शल आर्ट के ग्रुप को देखते हैं। सभी स्टूडेंट अपनी शक्तियों की जाँच करने के लिए एक खास पत्थर के पास जाते हैं। इस पत्थर पे अपने तलवार से हमला करने से ये पत्थर बताता है कि आप कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस पत्थर को यहाँ पे संत पैलेस द्वारा दिया गया था और इसीलिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं वो अपनी शक्तियों की जांच करने के लिए एक बार इस पत्थर पे ट्राई करते हैं और ऐसा ही ये स्टूडेंट भी कर रहा होता है। लेकिन इसके पास ज्यादा शक्तियाँ नहीं होती है, इसीलिए वो अपनी शक्तियों को देकर यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पे ये फैंग भी आ जाता है और उससे भी क्यूरियोसिटी हो जाती है इस पत्थर पे एक बार वार करने की। वो भी बाकी स्टूडेंट की तरह वार करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके भी वार से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और फिर वो अंदर चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही ये पत्थर पूरी तरीके से टूटकर छोटे छोटे
कंकड़ में बिखर जाता है। इससे पता चलता है कि ये फैंग कितना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। आगे हम ये हाउ को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट की शक्तियां बढ़ाने के लिए टैन के ब्लड का यूज कर रहा होता है और सभी स्टूडेंट टैन के बॉडी से उसके खून को चूस रहे होते हैं ताकि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। लेकिन ज्यादा खून बाहर निकल जाने की वजह से टैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये देखकर बाकी स्टूडेंट रुक जाते हैं। लेकिन ये हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है ये देखकर। वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि मैंने तुम सबको जब रुकने के लिए नहीं कहा है तो तुम सब रुक क्यों रहे हो। स्टूडेंट बताते हैं कि टैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और अगर हम और भी ज्यादा खून लेते हैं तो शायद ये मर भी सकती है। ये सुनकर ये हाउ कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर वो मर भी चाहती है तो वैसे भी वो हमारे स्टूडेंट की मदद कर रही है इसलिए उसे वो करने दो। और ऐसा कहते हुए बाकी स्टूडेंट से फिर से उसके ब्लड को बाहर निकालने के लिए कह देता है। टैन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई होती है और जैसे वो बेहोश होती है तभी यहाँ पे ये फैंग आ जाता है और अपनी मॉम को इस तरीके से देखकर वो सभी स्टूडेंट को रोक देता है और कहता है कि अगर किसी ने मेरी माँ को छूने की भी हिम्मत की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ये हाउ कहता है कि कुछ साल पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन आज नहीं। और फिर वो अपने स्टूडेंट से कहकर उस पर हमला करने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ होकर ये फैंग पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन ये फैंग उन सभी स्टूडेंट को एक ही साथ हरा देता है। हाउ जब फैंग की शक्ति को देखता है तब वो काफी हैरान होता है। फैंग उसे कहता है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में कल बताने वाला था लेकिन अच्छा हुआ कि आज ही इसके बारे में पता चल गया। ये सुनकर हाउ कहता है कि दिखाई दे रहा है कि तुमने शक्तियां हासिल कर ली है लेकिन मुझसे ज्यादा तो शक्तियां तुम्हारे पास नहीं होंगी ना। ऐसा कहते हुए वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी यहाँ पे उसकी छोटी बहन क्विंग आ जाती है और अपने भाई को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें फैंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि ये कल के तलवारबाज प्रतियोगिता का एक प्रतियोगी है, इसीलिए आपको इसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये सुनकर हाउ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी गुलाम ने आज तक किसी भी प्रतियोगिता में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ये ऐसे कैसे कर सकता है। ये सुनकर फैंग कहता है कि तो तुमने अपने अच्छी तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं किया है। जब तुम अपने रूल्स के बारे में जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी पर्सन इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनकर बहन क्विंग भी फैंग का साथ देती है और कहती है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हाउ गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने की बात करने लगता है और कहता है कि तुम कल प्रतियोगिता में पार्ट ले लेना लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो चला जाता है। उसके जाने के बाद टैंग अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा वॉरिड होने लगती है और कहती है कि फैंग आज ही रात हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर फैंग कहता है कि अब मैं और भागने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं अब बदला लेने के लिए आया हूँ और यहाँ पे अब मैं सबसे बदला लेकर ही जाऊंगा। दूसरी तरफ हम हाउ को देखते हैं जो कि ये फैमिली के पहले हेड के पास जाता है और इसके बारे में बात करता है। तब हेड भी उसे बताते हैं कि हाँ हमारे रूल एंड रेगुलेशन में ये लिखा गया है कि सेंट पैलेस में जो कोई भी कॉम्पिटिटर बनकर आएगा उसे एक मौका जरूर दिया जाएगा यहाँ पे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वैसे तुम उस गुलाम को लेकर इतने ज्यादा वॉरिड क्यों हो रहे हो, वैसे भी वो एक गुलाम है, उसके पास ज्यादा शिक्षा कहाँ से आएगी, तुम सब तो उसे आसानी से हरा दोगे, इसलिए उसके बारे में ज्यादा ना सोचो। तभी यहाँ पे एक भागते हुए सैनिक आता है और पहले हेड को बताता है कि सेंट पैलेस का जो जादुई बड़ा वाला पत्थर था वो पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो चुका है। ये सुनकर तो फर्स्ट हेड बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि आज तक किसी ने भी उस पत्थर को आधा से भी ज्यादा नहीं कट किया है तो कोई उस पत्थर को पूरी तरीके से कैसे तोड़ सकता है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पर्सन होगा जिसने उस पत्थर को तोड़ दिया है, इसीलिए वो अपने सैनिकों से उस पर्सन को ढूंढने के लिए कह देते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ये फैमिली के दूसरे हेड से भी मिलते हैं। सभी लोग कंपटीशन के लिए यहाँ पे आए होते हैं और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जादुई सेंट पैलेस का पत्थर पूरी तरीके से टूट गया है, आखिर उसे किसने तोड़ा होगा, किसके पास इतनी अद्भुत शक्तियाँ होंगी। तभी यहाँ पे ये फैंग अपनी माँ के साथ आता है। जैसे ही बाकी स्टूडेंट उसे यहाँ पे आते हुए देखते हैं वो कहते हैं कि एक गुलाम इस कंपटीशन में क्या कर रहा है। सभी स्टूडेंट मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह देते हैं। इन सभी की बातों से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये फैमिली की सेकंड हैंड टैंग के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वो हारने के बाद उसे अपने साथ लेकर जाएगा, तब उसका बेटा चू कहता है कि पिताजी अगर आपको वो औरत इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं सारी चीजें जीतने के बाद उस औरत को आपको इनाम में दूंगा। अब इन सब की ऐसी बातें अपनी माँ के बारे में सुनने के बाद फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ के कहने की वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है। और तभी यहाँ पे उस पर्सन की एंट्री होती है जिसकी वजह से ये प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही थी। ये पर्सन सेंट पैलेस का प्रिस्ट होता है और इसके अंडर में ये सारी चीजें हो रही होती हैं। प्रिस्ट की जब एंट्री यहाँ पे होती है तब सभी उसे देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। इसके बाद प्रिस्ट अपने कंपटीशन के बारे में सबको बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहले मैं सभी कॉम्पिटिटर को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों को आपके अंदर से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन होने वाले हैं, जिनमें से पहला कंपटीशन ये होगा कि हम आपकी रफ्तार को नोटिस करेंगे और देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य को कितनी तेजी से प्राप्त करते हो। मतलब कि आसमान से सूखी हुई पत्तियां गिराई जाएंगी और आपके अपने तलवार से उस सूखी हुई पत्तियों को अपने तलवार के अंदर रोकना होगा। जो सूखी हुई पत्तियों को जमीन में गिरने से पहले अपनी तलवार से ज्यादा पत्तियों को रोक देगा वो इस गेम का विजेता होगा। ये सुनकर सभी कॉम्पिटिटर कंपटीशन के बारे में समझ जाते हैं और सबसे पहले अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए हाउ सामने आता है। आसमान से पत्तियां गिराई जाती हैं और हाउ अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए अपनी ट्रेनिंग को याद में रखते हुए कई सारी पत्तियों को अपने तलवार से रोक देता है, जो कि काफी अच्छा होता है। इसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट आता है और ये भी अपनी शक्तियों का यूज करता है और जितना इसने सीखा होता है उसका यूज करके ये भी कई सारी पत्तियों को रोक देता है। ऐसे ही कंपटीशन चलते रहता है और कुछ देर के बाद
हाउ की बहन क्वीन सामने आती है और वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। ये थोड़ी सी अलग और खास तरीके से उन सूखी हुई पत्तियों को अपने तलवार से रोकती है, जो कि सबको काफी ज्यादा पसंद आता है। अब बारी आती है ये फैमिली के सेकंड हेड चू के बेटे की, जो कि देखने से तो वो इनमें से ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा होता है। वो पलक झपकते अपने तलवार को निकालता है और कई सारी पत्तियों को अपने तलवार में रोक देता है। चू ये सारी चीजें इतनी तेजी से करता है कि लोग अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं। इनफैक्ट जो उसके पास तलवार होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खास और ताकतवर होता है, इसीलिए सब उसकी और उसकी खास तलवार की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। अब बारी आती है फैंग की। फैंग भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने तलवार को बाहर निकालता है, लेकिन इसकी तलवार बहुत ही ज्यादा भारी होती है, जिसे वो इसमें सही से उठा भी नहीं पा रहा होता है। और दूर से हम मास्टर ली को भी देखते हैं, जो कि फैंग को देख रहे होते हैं। फैंग के लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अलग होती है, लेकिन फिर भी वो किसी की बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये भी अपने कंपटीशन को अच्छी तरीके से पूरा करता है। लेकिन ये सबसे कम पत्तों को अपने तलवार में रोक पाता है, जिस वजह से सभी इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जब गुलाम हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तब उसका यही हाल होगा ना। एक्चुअली में फैंग अपने तलवार को अच्छी तरीके से समझा नहीं होता है और वो अपने तलवार का यूज अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा होता है। फिलहाल इस कंपटीशन को तो चू जीत लेता है। इसके बाद प्रिंस सेकंड कंपटीशन को सामने लाते हैं। ये कंपटीशन 9 तलवार के आत्माओं के बीच में होने वाला था। कॉम्पिटिटर इस तलवार के नीचे आएंगे और तलवार के आत्माओं की शक्तियों से बचेंगे और उनका सामना करेंगे। जो लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक सामना करेंगे वो जीत जाएंगे। जीतने का यहाँ पे दूसरा भी तरीका है, अगर आप किसी भी तरीके से इस सभी तलवारों को यहाँ से गायब कर देते हो तभी भी आप जीत सकते हो। प्रिंस सभी रूल्स बताने के बाद सबसे पूछता है कि पहले कौन यहाँ पे आएगा। तब हाउ कहता है कि पहले मैं ही यहाँ पे आना चाहूंगा। ऐसा कहने के बाद वो आगे बढ़ता है और सेकंड कंपटीशन स्टार्ट करता है और उन 9 आत्माओं वाले तलवार के नीचे आकर उनका सामना करना स्टार्ट कर देता है। वो लगभग 2 घंटों तक उन तलवारों का सामना करता है, लेकिन आखिर में जाकर वो उन तलवारों से हार जाता है। अब बारी आती है उसकी बहन क्वीन की। वो 9 आत्माओं की तलवार के नीचे आती है और फिर से अपनी एक अलग सी शक्ति दिखाती है। वो कुछ समय तक इन तलवारों से लड़ती है और फिर वो अपने मैजिक का यूज करते हुए इन सभी तलवारों को गायब कर देती है। क्वीन के इस मैजिक को देखकर सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि सच में इस लड़की में कोई न कोई खास बात तो जरूर है, तभी तो इसने इस जीत को इतनी जल्दी हासिल कर लिया। सबको ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो सेकंड राउंड की विजेता भी बन सकती है। बट तभी बारी आ जाती है चू की। चू यहाँ पे आने के बाद उन आत्माओं की तलवारों का सामना नहीं करता है, बल्कि अपने जादू का यूज करते हुए उन सभी तलवारों को गायब कर देता है। और वो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से किया होता है, जिस वजह से सभी लोग क्वीन के बारे में भूल जाते हैं और इसके बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो क्वीन से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अब लास्ट में बारी आ जाती है फैंग की। फैंग भी यहाँ पे आने के बाद बाकियों की तरह उस आत्माएं वाले तलवार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग सबसे कम देर में उस कंपटीशन से बाहर आ जाता है। जैसे वो गिरने वाला होता है प्रिस्ट उसे रोक लेता है, लेकिन जैसे वो उसे टच करता है उसे कुछ खास शक्तियां फील होती है फैंग से और वो फैंग के बारे में सोचने लगता है। मास्टर ली भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट फैंग के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जब वो इतना ज्यादा कमजोर है तो उसे यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हाव कहता है कि इसके बारे में बात करना बंद कर दो, क्योंकि उसे हराने के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर चू कहता है कि फैंग के साथ तुम्हें जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो, लेकिन उसकी माँ को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि उसे मेरे पिताजी की रखेल बनना है, इसलिए उसके बारे में सोचना भी मत। अब इनकी ऐसी बातें सुनकर फैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ फिर से उसे रोक देती है। इसके बाद प्रिस्ट सबसे चर्चा करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें विजेता किसे ठहराना चाहिए, जिसने तलवार के आत्माओं के बीच में ज्यादा समय बिताया और उनका आमना सामना किया, या फिर जिसने उन आत्माओं की तलवारों को पहले खत्म कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही विजेता हो सकते हैं। लेकिन ये सुनकर जो दूसरे हेड होते हैं वो कहते हैं कि इस पे आपको ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ही बेटा विजेता है। जो भी अपने आप को विजेता समझने लगता है और कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि मेरा सामना कर सके, इसलिए आप लोग मुझे विजेता बना दो। लेकिन हाउ कहता है कि इतनी आसानी से तुम जीत नहीं सकते हो जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना कहने के बाद दोनों के बीच में जीत हासिल करने के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे चू तो हाउ को बहुत ही आसानी से हरा देता है और बहुत ही गंभीर हालत में उसे पहुंचा देता है। ये देखकर क्वीन को अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने भाई की तरफ से चू से लड़ने लगती है। दोनों की ही शक्तियाँ एक से बढ़ के एक होती है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी चू क्वीन को हरा देता है और अपने आप को यहाँ का विजेता घोषित कर देता है। ये देखकर तो उसके पिताजी काफी ज्यादा खुश होते हैं। कोई भी आगे बढ़कर विरोध नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो चू की शक्तियों को देख रहे होते हैं। इसीलिए चू अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा राजा खड़ा है, इसीलिए उसके सामने झुक जाओ। ऐसा कहते हुए वो मैजिक करता है और इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई भी इसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन फैंग जो होता है वो अपनी तलवार का यूज करता है और सबके झुक जाने के बाद भी वो कोशिश कर रहा होता है कि वो चू के सामने ना झुके। उसकी माँ उसे विरोध करने से रोकती है, लेकिन फैंग इस बार रुकता नहीं है। वो अपनी तलवार का यूज करता है और बहुत ही मुश्किलों से उसे चू की तरफ वार करता है, ताकि चू तो तलवार के वार से बच जाता है। इसके बाद फैंग अपनी शक्तियों का यूज करने लगता है और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो कि तुम्हारे सामने झुकूं। और फिर वो जोर से चीखता है। जब वो गुस्से में जोर से चीखता है तब उसके अंदर से इतनी ज्यादा शक्ति निकलती है कि वो सीधा आसमान को चीरते हुए चू की भी शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर देती है और सभी लोग अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाते हैं।
लेकिन चू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि वो किसी गुलाम से हार गया, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरे सामने एक चींटी के समान हो, नहीं तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के अंदर भी खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक चींटी के समान हूँ, लेकिन तुम मुझे कम आंकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ऐसा कहते हुए वो मैजिक से पास की एक छोटी सी लकड़ी को अपनी तरफ खींचता है और उससे हाव और चू पे हमला करता है और कहता है कि तुम लोग हमेशा तलवार के गुण गाते रहते हो और कहते हो कि तलवार तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए तलवार सिर्फ एक हथियार है जो कि सुरक्षा करने में काम आता है। इसके बजाय वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तलवार के बिना किसी भी चीज से तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम प्रिस्ट को देखते हैं जो कि फैंग की तलवार को उठाता है और उसे पता चलता है कि तलवार का वजन सच में बहुत ही ज्यादा है और वो समझ जाता है कि फैंग अपनी आत्मिक ऊर्जा को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फैंग कहता है कि तुमने मुझे चींटी कहा था ना, अब देखो चींटी किस तरीके से तुम पे वार करती है। ऐसा कहने के बाद वो मैजिक करने लगता है और चारों तरफ की ऊर्जा उसके तरफ एकत्रित होने लगती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है फैंग को देख करके फैंग क्या करना चाह रहा है, लेकिन फैंग की ऊर्जा को देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो रहे होते हैं। तभी फैंग अपना मैजिक करते हुए आसपास के काफी सारी तलवारों को अपनी तरफ एकत्रित करने लगता है। तलवार बहुत ही ज्यादा होती हैं और यहाँ पे भी जितनी तलवार होती हैं वो फैंग के कब्जे में आ जाती हैं। फिर फैंग सभी तलवारों को एक साथ मिलाकर चू पर हमला करता है, जिससे कि चू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखकर मास्टर ली काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फैंग के अंदर अभी भी इंसानियत बची है, इसीलिए तो ये चाहे तो कितने सारे तलवार को एक साथ बुला सकता है, लेकिन इसने बस थोड़े से ही तलवार को बुलाया और उस पे बस थोड़ा सा ही वार किया है। लेकिन ये बात तो चू को समझ में नहीं आ रही होती है। वो अभी भी बहुत ही ज्यादा बदतमीज होकर फैंग की मॉम का इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी मॉम को तो अपने डैड को देकर ही रहूंगा। फैंग अब और अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जीने का कई बार मौका दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो दोबारा एक अलग सा मैजिक करता है और देखते ही देखते उसके पास एक बहुत ही बड़ी सी तलवार आ जाती है। फिर वो उस बड़ी सी तलवार से चू पर हमला करता है। ये देखकर उसके डैड उसे बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं और फैंग ये देखकर वो सारी चीजें बीच में ही रोक देता है। ऐसी अद्भुत शक्तियां देखकर तो सभी लोग फैंग के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में किसी गुलाम का बेटा है या फिर किसी ये ताकतवर पर्सन का बेटा है। रिस्ट भी ये सारी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के का दिल तलवार के दिल से जुड़ चुका है, इसीलिए तो ये अद्भुत शक्तियां कर पा रहा है। तभी चू के पिता सेकंड हेड सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की, और ऐसा कहते हुए वो फैन पे हमला करते हैं। फैन भी पीछे नहीं हटता है और उनका सामना करने लगता है। एक बार फिर से फैंग की शक्तियों को देखकर सभी आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि फैंग के सामने सेकंड हेड खड़े हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और ये सच में बहुत ही बड़ी बात है कि फैंग उनका सामना कर रहा है और उनसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। सभी लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं। तभी फैंग सेकंड हेड को भी बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। ये देखकर हाउ सोचता है कि फैंग इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही फैंग उसके तरफ देखता है वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। फैंग तो उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है और तभी प्रिस्ट सबसे कहने लगते हैं यहाँ पे फैंग से ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं है, तो सबसे अच्छा होगा कि इसे यहाँ का महान तलवारबाज घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता है। ये सुनने के बाद भी कोई भी इसी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि वो फैंग की जादुई शक्तियां देख रहे होते हैं। फिर प्रिस्ट जैसे ही फैंग को यहाँ का विजेता घोषित करने वाले होते हैं, एक आवाज आती है और सारी चीजें रुक जाती है। सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। एक पर्सन जादुई तरीके से उनके सामने आता है जिसे देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं। इस पर्सन का नाम इटवाव होता है और ये स्वर्ग का एक सदस्य होता है। साथ ही इसने संत पैलेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को भी बनाए होते हैं और इसी की वजह से कोई गुलाम अच्छी तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। और जब उसने देखा कि यहाँ पे किसी गुलाम के बेटे को यहाँ का विजेता बनाया जा रहा है, तब वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ के कंपटीशन में बाधा डालने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि एक गुलाम का बेटा चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ का विजेता नहीं बन सकता है। ये सुनकर फैन उससे पूछता है कि आखिर मैं विजेता क्यों नहीं बन सकता हूँ जब मैंने कंपटीशन को सही तरीके से जीता है। आसपास के जो लोग भी होते हैं वो भी फैन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वही विजेता है। ये सुनकर इटवा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और फैन के ऊपर तानते हुए कहता है कि ये मेरे रूल एंड रेगुलेशन है और इसीलिए यहाँ से हार मानकर चले जाने के बारे में सोचो, नहीं तो यहाँ पे रह के मरने के बारे में सोचो। ये सुनकर फैन के सपोर्ट में जब क्वीन सामने आती है और इटवा को उनके डिसीजन को चेंज करने के लिए कहती है, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो उस पर भी हमला कर देते हैं और कहते हैं कि मैं किसी के लिए भी ये रूल एंड रेगुलेशन चेंज नहीं करने वाला हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम सब सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ जाओ। ये सुनकर फैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने काफी समय से आपके बारे में सुना था, मैंने सुना था कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, लेकिन आपकी असलियत देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में लोगों को गलत पता है। दूसरी तरफ हम स्वर्ग के कुछ लोगों को देखते हैं, याओ और जाओ, और ये दोनों अपने जादुई आईने से फैन के बारे में वो सारी चीजें देख रहे होते हैं जब उसने सेंट पैलेस के जादुई पत्थर को अपनी तलवार से तोड़कर चकनाचूर कर दिया। ये देखकर तो ये लोग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इनफैक्ट यहाँ का लीडर जो याओ होता है वो तो फैंग से मिलने के लिए जाने की बात करने लगता है। ये सुनकर जाओ से कहती है कि आपको इस समय वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन याओ उसकी बातें नहीं सुनता है। वो कहता है कि उस लड़के में बहुत ही ज्यादा खास बात है, इसलिए मुझे यहाँ पे जाकर उन लोगों को समझाना होगा कि जो लोग भी उसके साथ गलत कर रहे हैं उन्हें वैसे नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो मैसेज करता है और
नश्वर संसार की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, यहाँ पे सभी लोग मिलकर फैंग को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जितने भी लोग फैंग को पसंद नहीं करते थे तो इतवाओ का पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इतवाओ इसे कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि आगे चलकर कोई भी गुलाम इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचे तक ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ अपने लोगों के साथ स्वर्ग से सीधा नश्वर संसार की तरफ अपने लोगों के साथ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, यहाँ पे सभी लोग फैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, इसलिए वो गुस्से में सभी लोग एक साथ जुटकर फैंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन फैंग भी हार नहीं मानता है, वो सभी को अकेले हैंडल कर रहा होता है और उसके बाद वो सबको बहुत ही आसानी से हरा भी देता है। ये देखकर तो इतवाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने पास जो नाशक गोला रखा होता है वो उसे बाहर निकालता है। सभी लोग जब उस नाशक गोले को देखते हैं तब वो डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये नाशक गोला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये यहाँ पे फटता भी है तो इससे काफी दूर तक इसका असर हो सकता है और सभी लोग आसपास के जितने भी लोग होंगे वो मारे जा सकते हैं। सच्चाई जानकर तो सभी उस गोले से दूर हो जाते हैं। ये देखकर फैंग को भी काफी गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेरहम हो सकते हो। इतवाओ कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि एक गुलाम का बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, जो कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसे 1000 लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो माफी मांगो और मेरे सामने घुटने टेक दो, उसके बाद एक गुलाम बन जाओ। ये सुनकर तो वो यहाँ से जाने के बारे में सोचता नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे झुकने की कोशिश करता है। ये देखकर उसकी माँ उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम्हें उन लोगों के सामने, क्योंकि ये सारे लोग कभी भी बदलने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद भी फैंग झुकने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर माँ उसे रोकने के लिए अपने हेयर पिन को निकालती है और अपने आप को खत्म करने की धमकी देने लगती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे नीच लोगों के सामने झुके तो मैं अपनी जान ले लूंगी। माँ की ऐसी बातें सुनकर फैंग झुकने से मना कर देता है और ये इतवाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो झुकने से मना कर देता है और ये इतवाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो नाशक गोले से उस पे हमला कर देता है। वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए बीच में आता है और तभी यहाँ पे यह आवाज आता है और सभी चीजों को रोक देता है। फिर वो इतवाओ के पास आता है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारने लगता है। इतवाओ कहता है कि मैं तो पैलेस के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये सुनने के बाद भी या उसे बार बार थप्पड़ मारने लगता है और मन में सोचने लगता है कि ये मूर्ख इंसान हमेशा गलत काम करते रहता है और इसकी वजह से मेरा प्लान खराब हो जाता। अब पता नहीं याओ के मन में क्या चल रहा होता है, लेकिन वो इतवाओ के सभी रूल एंड रेगुलेशन को नष्ट कर देता है और कहता है कि आज से इतवाओ का यहाँ पे कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलेगा। इनफैक्ट उसे यहाँ से निकाला भी जा सकता है अगर वो फिर से कोई ऐसी गलती करता है। मास्टर ली को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि कोई तो फैंग की तरफ से खड़ा है। फिर याओ फैंग के पास आता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही आया है। ये सुनकर फैंग बहुत ही अदब के साथ उसे हेलो बोलता है और फिर वो याओ के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि स्वर्ग का एक ऐसा जादुई पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है वो यहाँ पे आकर उसकी मदद क्यों कर रहा है। तभी याओ सबको बताता है कि फैंग को एक आम पर्सन समझने की भूल कोई भी ना करे, क्योंकि उसने सन पैलेस के जादुई पत्थर को अपने वार से नष्ट कर दिया है। ये सुनकर तो कुछ लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग काफी हैरान होते हैं। जू और उसके पिताजी याओ से कहने लगते हैं कि जब आपसे वो पत्थर नहीं टूट पाया तो आखिर फैन उस पत्थर को कैसे तोड़ सकता है। हम सबको पता है कि आपने भी उस पत्थर को कई बार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पास इतने पावर होने के बाद भी आप नाकाम रहे, लेकिन फैंग ने ये सारी चीजें कैसे कर दी। तभी प्रिस्ट सामने आता है और कहता है कि शायद इस बात का सबूत मैं आप सबको दे सकता हूँ, क्योंकि फैंग जो तलवार यूज कर रहा है उसी से पता चल जाता है कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसका तलवार 70,000 किलो से भी ज्यादा उसकी वजन है। इससे आप पता लगा सकते हो कि कोई पर्सन जो इतने भारी तलवार को उठाकर उसे हैंडल कर सकता है वो कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मास्टर ली ये बातें सुनकर कहते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। मैंने फैंग से ये बातें सुनाई थी ताकि वो ये जानकर ये ना कहे कि ये इतना बड़ा तलवार वो कैसे उठाएगा, लेकिन इस बेवकूफ की वजह से फैंग को इस तलवार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इधर सेकंड हेड इस बात को मानने की राजी नहीं होते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि इस तलवार में कोई खास बात होगी। ये सुनकर फैंग कहता है कि आप इसे क्यों नहीं ट्राई कर लेते हो। इतना कहने के बाद वो मैजिक करता है और अपने तलवार को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद सेकंड हेड सामने आता है और उसकी तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार बहुत ही ज्यादा भारी होती है, इसलिए वो उठा नहीं पाता है। इसलिए वो अपने बेटे जो को इशारा करता है, जो भी उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है तलवार को उठाने में, लेकिन दोनों मिलकर भी तलवार को उठा नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए दोनों अपने मैजिक का पावर यूज करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन मैजिक का यूज करने के बावजूद भी वो उस तलवार को थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठा पा रहे होते हैं। ये देखकर वो हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनके चले जाने पे फैंग अपने तलवार को वापस अपने हाथ में उठा लेता है। ये देखकर तो बाप बेटे दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिस तलवार को वो दोनों आपस में मिलकर नहीं उठा पा रहे थे, अकेला फैन उस तलवार को कैसे उठा सकता है। इधर याओ भी ये सारी चीजें देखने के बाद अपने मन में कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं एकदम सही जगह पे आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब मेरी सारी चीजें भी हो जाएंगी और वो भी अच्छी तरीके से। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम याओ का एक दूसरा और उसका रियल चेहरा देखते हैं। याओ स्वर्ग में रहने के बावजूद भी एक अच्छा पर्सन नहीं होता है, वो सिर्फ एक अच्छा पर्सन बनने का ढोंग कर रहा होता है। इनफैक्ट उसे नीची जात के लोग और जो लोग गरीब थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उन सभी को जादुई तरीके से मार कर उन्हें खा जाता था ताकि उसकी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, और वो हमेशा ऐसा ही करती रहता था। लेकिन वो देखता है कि आम पर्सन को जादुई गोली में बदलने के बाद जब वो उसे खाता है तब उसके पास ज्यादा देर तक
शक्तियाँ नहीं रहती हैं, इसीलिए वो एक ऐसे पर्सन की तलाश में लग जाता है जो कि अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से ताकतवर हो, ताकि वो इन सभी शक्तियों को पाने के बाद अपने गुरु को जान से मारकर वो उनका गुरु बन जाए और यहाँ का इकलौता राजा बन जाए। और जब उसने फैंग को देखा, उसने फैंग से ये कह दिया कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो नहीं चाहता है कि वो यहाँ पे रहकर अपनी शक्तियों का ऐसे उपयोग करे, उसे अपनी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। ऐसे लालच देने के बाद वो फैंग को अपने साथ स्वर्ग ले जाने की बात करने लगता है, क्योंकि काफी बड़ी बात थी इन सारे लोगों के लिए, इसलिए सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन फैंग जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो याओ को लेकर अपने मन में कुछ डाउट देख रहा था और वो सोच रहा था कि एक स्वर्ग वाला पर्सन उसे यहाँ से ले जाने की बात क्यों करेगा। और इसके बाद वो उसके शक्तियों के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि आमतौर पे जो लोग स्वर्ग में रहते हैं उनकी शक्तियाँ अलग तरीके से काम करती है, लेकिन तुम्हारी अलग तरीके से काम करती है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है। क्या तुम कोई बुरे काम तो नहीं कर रहे हो ना? ये सुनकर याओ को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि जिस चीज को मैं लंबे समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था उसे तुमने इस तरीके से उजागर कर दिया। अब चलो, सबको मेरे बारे में तुमने बता दिया, तो चलो अब तुम्हें मेरे सामना भी करना होगा। ऐसा करने के बाद वो उसके साथ युद्ध करने के लिए रेडी हो जाता है। मास्टर ली भी ये सारी चीजें दूर से दिख रहे होते हैं, उन्हें भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फैंग की मदद करने के लिए सामने नहीं आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी लड़ाई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पहले इसे लड़ो। जब मुझे लगेगा कि असल मायने में तुम्हें मेरी जरूरत है, तब तुम्हारे ना बुलाने के बावजूद भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे जरूर आऊंगा। इधर याओ बिना अपने समय को गवाए फैंग पे हमला कर देता है और फैंग भी उसके हमले को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई गुलाम का बच्चा उसका आमना सामना कर रहा है, इसलिए वो अपनी तलवार का यूज करता है और फैंग पे फिर से हमला करता है। फैंग भी अपनी तलवार से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक याओ के सामने टिक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें जान से मारूं, मैं तो तुमसे बस तुम्हारी शक्तियाँ लेना चाहता था, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, तो ठीक है, मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा और उसके बाद मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। जब भी मैं अपनी शक्तियों का यूज करूंगा मैं तुम्हारी कब्र पे तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें जीता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अचानक से उस पे हमला करता है, लेकिन तभी उसकी माँ सामने आ जाती है और फैंग की जान बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाता है। ये देखकर फैंग को काफी गुस्सा आता है और वो याओ पे फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन क्या उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है और उसके बाद वो अपनी जादुई तरीके से उसे अपने पास खींच लेता है और उसके गले को घोटने की कोशिश करने लगता है। फैंग इसमें बहुत ही लाचार होता है, वो अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा होता है। ये देखकर मास्टर ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आप को वहाँ पे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं और मैजिक करते हुए फैंग के पास आ जाते हैं और फैंग की जान बचा लेते हैं। और फिर वो फैंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था, मरने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। इसके बाद वो उसकी माँ की भी जान बचाने की कोशिश करते हैं और अपनी आत्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए उन्हें भी अच्छी तरीके से ठीक कर देते हैं। फिर वो याओ के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी की जान ले सकती हो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। तुमने जैसा कहा मैंने वो सारी चीजें तुम्हें सिखाई, लेकिन तुम ये बुरे रास्ते पे कब से चलना स्टार्ट कर दिए। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इनके साथ जो मास्टर ली रह रहे थे इतने साधारण तरीके से, वो स्वर्ग के इतने ताकतवर याओ के गुरु हैं। याओ भी अपने गुरु के कदम में गिर जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन मास्टर ली उसे माफ नहीं करते हैं और वो अपने पैरों से उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं तुम्हारे जैसे शिष्य से अच्छा है कि मेरे पास कोई शिष्य ना रहे। मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी तलवार को चाहते थे और मेरी पोजीशन को भी चाहते थे। ऐसा कहने के बाद वो मैजिक करते हैं और उनकी तलवार उड़ते हुए उनके पास आ जाती है। फिर वो अपने तलवार को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि ये तलवार तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती है। मुझे पता है कि इस तलवार का असली मालिक कौन है। ऐसा कहते हुए वो अपने तलवार को लेकर फैंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से ये मेरी तलवार तुम्हारी हुई। अगर तुम इस तलवार को ले लेते हो इसका मतलब है कि तुम मेरी पोजीशन को ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ये पूरे संसार को चलाओगे। इसका ये भी मतलब है कि अब से तुम्हें कोई भी नीची जात का पर्सन नहीं बोलेगा और न ही बोलेगा कि तुम एक गुलाम की बेटी हो। लेकिन फैंग इस तलवार को लेने में और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है। ये देखकर उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम ही इस दुनिया को अच्छे तरीके से बदल सकते हो। अब माँ और मास्टर ली की ये सारी बातें सुनने के बाद फैंग उस तलवार को लेने के लिए राजी हो जाता है और उस तलवार को लेकर उसे अपना बना लेता है। इसके बाद वो सबके सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि सभी लोग ये बात समझ गए थे कि एक तरीके से फैंग उनका राजा है और अब उसकी बात को वो काट नहीं सकते हैं, न ही वो इसके खिलाफ जा सकते हैं। इसीलिए सब उसके सामने एक एक करके झुक जाते हैं। ये देखकर फैंग कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सब मेरे सामने इस तरीके से झुके। मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि आप सब ये नीच जात और कमजोर लोगों पे अत्याचार करना बंद कर दें और सभी लोग एक साथ होकर रहें, ताकि कोई भी पर्सन अपने आप को दूसरे पर्सन से गुलाम नाम से न जाना जाए और उसके दिल में बदले की ज्वाला न चले और न ही कोई पर्सन अपने आप को राजा समझकर किसी पे अत्याचार करे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे एक साथ हंसी खुशी से रहें। सभी लोग ये सारी बातें सुनकर फैंग का सम्मान करते हैं, लेकिन याओ ये सारी बातें सुनकर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि जब मैं बुरा बन ही गया हूँ तो पूरी तरीके से बुरा बन जाता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो मैजिक करता है और आसमान पूरी तरीके से काला हो जाता है और उसके अंदर से शक्तियाँ भी निकलने लगती हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है और फिर वो काले आसमान से काले लोग उतरते हैं जो कि याओ की हिफाजत करने लगते हैं। ये देखकर मास्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि याओ ने इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद नर्क के लोगों के सामने
साथ भी हाथ मिला लिया है। फिर याओ और इसके काले लोग फैंग और मास्टर ली पे हमला करने लगते हैं। ये उनके हमले से आसानी से बच जाते हैं, लेकिन तभी याओ मास्टर ली को जहरीली चाकू से वार कर देता है, जिसकी चोट मास्टर ली को लग जाती है और उनकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर तो वो काफी खुश होता है और फिर वो मास्टर ली को बताने लगता है कि उसने उन्हें कौन सा जहर दिया है। इस जहर से धीरे धीरे करके उनकी पूरी की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर उनकी बॉडी से उनकी आत्मा भी ऐसे निकल जाएगी जैसे कभी उनकी बॉडी में आत्मा थी ही नहीं। याओ आगे कहता है कि गुरुजी, मैंने आपका हमेशा मान और सम्मान किया है। आपने जो कहा है मैंने आपके लिए वो सारी चीजें की है, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं है? जिस तरीके से आप प्यार फैंग के लिए दिखा रहे हो वैसा प्यार आपने मुझे कभी भी नहीं दिखाया। ये सुनकर मास्टर ली कहते हैं कि हर किसी का दिल अलग होता है, वो लोगों के बारे में अलग तरीके से सोचता है। किसी के दिल में छल कपट होते हैं तो किसी के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। तुम्हारे दिल में भी प्यार था, लेकिन छल कपट ज्यादा थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। और मैंने फैंग को जब देखा, मैंने देखा उसके दिल में कितना ज्यादा प्यार है और वो लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता है, इसलिए मैंने उसे वो सब कुछ दिया जिससे दुनिया बेहतर हो सकती थी। इसीलिए तुम इसके बारे में बुरा मत सोचो। ये सुनकर याओ कहता है कि मास्टर ठीक है, मैं इसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है मैं उसे छीन लूंगा। अगर आप अपनी शक्तियाँ दे देते हो तो मेरे पास इस जहर का तोड़ है, मैं उसे आपको दे दूंगा, लेकिन नहीं देते हो तो आप ये सारी चीजें देखने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसा कहने के बाद वो हमला करने के लिए आगे भेजता है, लेकिन तभी मास्टर ली फैंग को अपनी तरफ खींचते हुए एक जादुई घेरा बना देते हैं और आज तक उनके पास जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ फैंग में ट्रांसफर करने लगते हैं। याओ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो देखता है कि जिन शक्तियों के पीछे वो इतने लंबे समय से भाग रहा था वो शक्तियाँ इतनी आसानी से फैंग के पास जा रही हैं। इसीलिए वो उस जादुई घेरे को तोड़ने की बहुत ही कोशिश करता है और मास्टर ली को वहाँ से निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। वो अपने काले लोगों का भी सहारा लेता है, लेकिन वो उस घेरे को तोड़ नहीं पाता है। अंदर मास्टर ली होते हैं जो कि फैंग को ये सारी चीजें ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन फैंग उनकी शक्तियाँ नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि मास्टर ली जीवित रहे, लेकिन मास्टर ली उससे कहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम अपनी जिंदगी जियो और खुशी के साथ जियो। मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता और मैं दोनों ही गुलाम थे। तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त था। नहीं, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त नहीं था, मैं तो एक गुलाम था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैंने भी दुनिया को बदलने की कोशिश की और देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे ये सारी चीजें फिर से होना स्टार्ट हो गयी। तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो भी गुलाम थे, इसलिए उन्हें भी ये सारी चीजें देखनी पड़ी थी। वो भी ये सारी चीजें खत्म करने के लिए किसी के पास मदद के लिए गए थे, जहाँ पे उन्हें मदद तो मिला था, लेकिन उससे पहले उनकी जान किसी ने ले ली। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तब मैं उनसे मिला था और तभी मैंने डिसाइड किया था कि ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से अब नहीं होने दूंगा। मैं इस गुलाम की बेटी को ही यहाँ का रास्ता बनाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें वो सारी चीज सिखाई जिसकी तुम्हें जरूरत थी। उस जगह पे तुम एक बार जरूर जाना जहाँ पे तुम्हारे पिताजी मदद के लिए गए थे, और जिन लोगों ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी उन्हें तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ऐसा कहते हुए वो अपने सारे की सारी शक्तियाँ उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं और इधर या उस घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपनी शक्तियों का यूज करता है और आखिर में जाकर वो उस घेरे को तोड़ भी देता है। ये देखकर कुछ लोग उसका विरोध करने के लिए और मास्टर ली और फैंग को बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन याओ उन दोनों को एक ही बार में गायब कर देता है। इसके बाद बाकी लोग भी उसे रोकने के लिए सामने आते हैं। तब वो अपने काले लोगों को उन पे हमला करने के लिए कह देता है और काले लोग उन्हें हरा भी देते हैं। फिर याओ अपने तलवार को उठाता है और इन दोनों को साथ में नष्ट करने का फैसला करता है और अपने तलवार में पूरी शक्तियाँ भरने के बाद वो एक बार इन दोनों पे हमला करता है। हमला इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ पे तेज सी रोशनी होती है और साथ में चारों तरफ धुंध छा जाता है। सबको ऐसा लगता है कि मास्टर ली और फैंग का अंत हो गया है। सभी काफी इमोशनल हो रहे होते हैं और याओ काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी याओ की नजर फैंग पे जाती है जिसने मास्टर ली की पूरी शक्तियाँ अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली होती है। लेकिन अफसोस की बात ये होता है कि मास्टर ली अब इस दुनिया में नहीं होते हैं। अब फैंग अपने हर एक चीज का बदला लेने के लिए अपने तलवार को उठाता है और जैसे तलवार को पकड़ता है उसके पूरे बॉडी में ज्वाला जलने लगती है। इस समय वो पूरी तरीके से बदले की भावना में होता है, इसलिए वो तलवार से एक ऐसा वार करता है जिससे याओ का एक ही बार में अंत हो जाता है और जितने भी काले लोग होते हैं वो भी याओ के साथ गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग फैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। सभी मास्टर ली की मौत से काफी ज्यादा दुखी होते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हम फैंग उसकी माँ और क्वीन को देखते हैं। यहाँ पे फैंग अपनी माँ और क्वीन से अलविदा कह रहा होता है। वो चाहता था कि जिस जगह पे उसके पिता की मौत हुई थी वहाँ पे वो जाना चाहता था। जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उन लोगों से वो मिलना चाहता था और जिन लोगों ने उसके पिता की हत्या की थी उन लोगों से वो बदला लेना चाहता था। ये सुनकर तो उसकी माँ काफी डरती है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये याद रखना तुम्हें वापस भी आना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पिता की तरह वहाँ पे जाओ और वहाँ से कभी भी वापस लौट के ना आओ। ये सुनकर फैंग भी वादा करता है और कहता है कि माँ मैं वहाँ से सही सलामत आपके लिए जरूर आऊंगा। सीन कट होता है और अगले सीन में हम एक बूढ़े और उसकी पोती को देखते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने फैंग के डैड की हिफाजत की थी, लेकिन उसके डैड को बचा नहीं पाए थे और उस वजह से यहाँ के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो इनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें हर बार किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस बात से उन्हें काफी तकलीफ होती थी, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने किसी की मदद की थी। तभी इन्हें पता
चलता है कि इन्हें परेशान करने के लिए कुछ लोग फिर से आए हैं और वो उनके घर को हथियाना चाहते हैं। ये सुनकर तो बूढ़ा और पोती घर से बाहर आने के बाद उन दोनों को काफी सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे घर को हमसे छीन नहीं सकते हो। ये सुनकर ये कहते हैं कि हम तुम्हारे घर को तुमसे छीन सकते हैं क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हमें काफी ज्यादा पसंद भी है, और अगर हम तुम्हारे घर को तुमसे छीनते भी हैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तभी यहाँ पे फैंग भी आ जाता है और इन सारी चीजों को देखने लगता है। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तब वो आसपास के कुछ लोगों को इसके बारे में पूछता है। आदमी बता देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सुनकर फैंग कहता है कि जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। तभी इनमें से एक पर्सन बूढ़े पे हमला करता है। ये देखकर पोती अपने दादा की जान बचाने के लिए सामने आती है, लेकिन तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है और उसके वार को नष्ट कर देता है। फिर वो वापस उस पर्सन पे वार कर देता है। ये देखकर लड़की उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें हमारी जान बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये सुनकर फैंग कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग को इस तरीके से देखकर दादाजी को ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस लड़के को कहीं पे देखा है। तभी वो लड़का फिर से फैंग पे हमला करता है, लेकिन उसके हमले से फैंग की एक बाल भी बाका नहीं हो पाता है। लेकिन फैंग जब उल्टा उस पे हमला करता है तब वो खून की उल्टियां करने लगता है। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ऊर्जा लगाकर अपने पिता को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तब आसपास के लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे उसके पिता आ जाते हैं। उसके पिता को देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। ये देखकर फैंग को समझ में आ जाता है कि ये वही पर्सन है जिसने उसके डैड की हत्या की थी, क्योंकि मास्टर ली ने बताया था कि जो वहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बदतमीज होगा उसी ने तुम्हारे डैड की हत्या की थी। इसलिए वो उसके सामने चुपचाप खड़ा होता है। ये देखकर लड़की उसे बैठाने की कोशिश करती है लेकिन वो बैठता नहीं है। ये देखकर वो लड़का अपने डैड को बताने लगता है कि डैड इसने मेरे साथ क्या क्या किया। ये सुनकर तो उसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि ये पर्सन मेरे सामने झुक क्यों नहीं रहा है। फैंग कहता है कि मेरे घुटने में दर्द है इसलिए मैं झुक नहीं सकता हूँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे झुका कर दिखाओ। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो अपने तलवार को निकाल कर इस पे हमला करता है, लेकिन फैंग इसके तलवार के वार को झेल लेता है और अपने तलवार से इसके ऊपर हमला करता है, जो कि ये इसके तलवार को झेल नहीं पाता है। ये देखकर वो उसका पहचान पूछता है, तब फैंग अपना पहचान बता देता है। ये सुनकर तो वो काफी खुश होता है और कहता है कि बरसों पहले मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की थी और लगता है कि तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों में है। ऐसा कहने के बाद वो काफी हंसता है, लेकिन फैंग उस पे एक ऐसा वार करता है जिससे कि उसका पूरा का शरीर टूटकर बिखर जाता है और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये देखकर तो आसपास के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसके कदमों में आकर झुक जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद फैंग उस बूढ़े और उसकी पोती को हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आप भी अपने खास पर्सन के लिए इतने हद तक रिवेंज ले सकते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।